हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। वैसे तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। जो टॉपिक है आज के वो है अंडरस्टैंडिंग वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर एंड मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। इसके साथ एक और प्रेजेंटेशन रहेगी जो मैं इसी लेक्चर में कंक्लूड करना चाहूँगा, और वो रहेगी अबाउट प्रोसेसर्स। तो शुरुआत करते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर से। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर जो है एक बहुत ही सिंप्लीफाइड व्यू आपको प्रेजेंट करता है कंप्यूटर का। तो इस ब्लॉक डायग्राम के मैं आपको कंपोनेंट बता देता हूँ। तो इसमें जो कंपोनेंट रहेंगे वो रहेंगे, फर्स्ट आपके पास एक पोर्शन है विच इज सीपीयू, दूसरा पोर्शन है आपके पास मेमोरी, और तीसरा आपके पास पोर्शन है इनपुट एंड आउटपुट। अगर मैं सीपीयू की बात करता हूं तो सीपीयू का जो डिफरेंट दो पार्ट इसमें अवेलेबल है। फर्स्ट पार्ट है आपके पास अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू, और सेकंड पार्ट है कंट्रोल यूनिट। तो आप देखोगे कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ये रिस्पॉन्सिबल है अर्थमेटिक और लॉजिक कैलकुलेशंस करने के लिए, और कंट्रोल यूनिट रिस्पॉन्सिबल है जितने भी सीपीयू के फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप देखोगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में कि आपके पास सिर्फ एक ब्लॉक है जो कि रिप्रेजेंट करता है मेमोरी को। लेकिन जैसे कि आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो ये जो ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर है ये एक्चुअली में किसी भी मेमोरी में डिस्टिंग्विशमेंट नहीं करेगा। तो इसके लिए वो मेमोरी है जैसी मर्जी मेमोरी हो। इनपुट और आउटपुट ये आपके पास वो सेक्शन है जो बेसिकली सीपीयू को इंस्ट्रक्ट करेंगे और सीपीयू से जो भी आउटपुट मिलेगी उसको रिसीव करेंगे। ये सब के सब कंपोनेंट जो है ये आपस में कनेक्टेड है। ये जो छोटे छोटे एरो दिख रहे हैं आपको इनसे, और ये एरो जो है ये इनको हम कहते हैं सिस्टम बस। तो ये जो पूरा का पूरा डायग्राम है, इस डायग्राम को हम कहते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर्स या फिर वॉन न्यूमन मशीन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वॉन न्यूमन मशीन के क्या क्या पार्ट है आपके पास, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट एंड सिस्टम बस। तो ये आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के। अब आप कहोगे कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपके पास वॉन न्यूमन मशीन का है वो है कि ये आपको अलाउ करता है कि आप प्रोग्राम को मेमोरी पे स्टोर कर सको और फिर उस प्रोग्राम को आपका सीपीयू एग्जीक्यूट कर सके। जो मैंने डायग्राम आपको बताया था आप नोटिस करोगे उसमें सिर्फ एक ही मेमोरी का ब्लॉक था, और आप जानते हो कि मेमोरी हमारे पास एक से ज्यादा तरह की भी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो ये आर्किटेक्चर एक्चुअली में ये बिल्कुल नहीं बोलता कि प्रोग्राम कहाँ स्टोर होगा, ये जस्ट कहेगा कि प्रोग्राम जो है मेमोरी पे स्टोर होता है। वो मेमोरी जो है आपकी प्राइमरी मेमोरी भी हो सकती है, वो सेकेंडरी मेमोरी भी हो सकती है। तो ये जो फीचर है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की कि आप प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हो मेमोरी पे और फिर बाद में आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, ये सबसे कंपेलिंग फीचर है वॉन न्यूमन मशीन का। तो आप अपने सीपीयू पे डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम को लोड कर सकते हो जिससे कि आपका प्रोग्राम कंप्यूटर जो है वो जेनरिक बनता है। दैट मीन्स वो कई तरह के काम जो है परफॉर्म कर सकता है। अगर हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स की बात करें तो हम कंप्यूटर को बहुत अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कैटेगरीज जो है उनकी स्पीड, साइज या मेमोरी साइज पे भी हो सकती है, या फिर हम कि वो किस डाटा पे काम करता है उस पे भी हो सकती है। तो अगर मैं इस क्राइटेरिया पे कि किस कंप्यूटर की स्पीड, साइज और मेमोरी कैपेसिटी कितनी होती है, तो हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं कंप्यूटर्स की। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है सबसे कॉमन आपके पास कंप्यूटर्स हैं जो आप घर या फिर ऑफिस के लिए यूज करते हैं। आज की डेट में आपके पास ये इंटरमीडिएट टाइप की मेमोरी यूज करते हैं और बहुत ही छोटा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। मिनी कंप्यूटर्स आपके पास छोटे कंप्यूटर्स हैं, पोर्टेबिलिटी के लिए डिजाइन किए जाते हैं। जनरली वैसे तो पुराने टाइम में तो इसमें थोड़ी कम मेमोरी आती थी, लेकिन आजकल की डेट में आप देखोगे कि मिनी कंप्यूटर्स, लैपटॉप जो आपके पास है ये बेसिकली काफी हद तक डेस्कटॉप के बराबर मेमोरी वाले आपको मिलना शुरू हो चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि ये कंप्यूटर रन करते हैं बैटरी पे, तो दैट मीन्स अगर आप ट्रैवल करते हो तो उसके लिए बहुत अच्छा है।
काफी कॉम्पैक्ट होते हैं, तो स्पेस की भी रिक्वायरमेंट बहुत कम रहती है। पाम टॉप या फिर आज की डेट में अगर मैं आपके स्मार्टफोन्स की बात करूं, ये दोनों एक ही कैटेगरी में आज की डेट में है। तो ये भी छोटे कंप्यूटर्स ही हैं, बल्कि काफ़ी हद तक आजकल बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर्स भी हैं। तो ये ना सिर्फ कंप्यूटर्स हैं, बल्कि साथ में कम्युनिकेटिंग डिवाइस भी है। तो ये आपको बहुत सारे फीचर प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं नॉर्मल कंप्यूटर्स के मुकाबले। फिर कैटेगरी आती है आपकी थोड़े से पावरफुल कंप्यूटर्स की, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कौन से कंप्यूटर्स हैं? ये बहुत ही बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत हाई मेमोरी वाले और बहुत ही ह्यूज कंप्यूटेशनल पावर के साथ। लेकिन ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, ये बेसिकली इनका काम क्या होता है? ये बहुत ही बड़े डाटा सेट पे काम करते हैं, और जो काम है मुझे लगता है कि बड़ा ही सिंपल सा काम हो सकता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं आपको बैंकिंग सेक्टर का, तो जितने भी बैंकिंग सेक्टर्स हैं और उनके जो ऑनलाइन सर्वर्स हैं, वो मोस्ट प्रॉब्ली एक बहुत ही पावरफुल मेन फ्रेम पे रन करेंगे। और ये सीपीयू जो हैं बहुत ही बड़े डाटा सेट पे काम करते हैं। काम शायद बहुत ही ट्रिवियल सा है, छोटा सा है, जैसे कि मान लो आपने बैंक के अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, पर आपने वो करना बहुत ही बड़े डाटा सेट पे है। तो जनरली आप देखोगे कि हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में बहुत बड़े बड़े सर्वर्स, बहुत बड़े बड़े डाटा सेंटर्स यूज करते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स हैं, लेकिन हम इनको यूज करते हैं बहुत ही कॉमन टास्क के लिए, पर जो डाटा सेट है वो बहुत बड़ा होगा। तो इस तरीके से आपको एक मेन फ्रेम, अगर आपको मौका मिल जाए देखने का, तो इस तरह के सीपीयूज आपको दिखेंगे। मोस्ट मेन फ्रेम्स में एक एरे ऑफ सीपीयूज होता है जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो वही आपको प्रोवाइड करता है वो ह्यूज कंप्यूटेशनल पावर। फिर आपके पास कैटेगरी है सुपर कंप्यूटर्स की। तो अब आप सुपर कंप्यूटर देखोगे, वो भी वैसे ही है, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर, बहुत बहुत बड़े बड़ी मेमोरी कैपेसिटी, सीपीयू, बहुत बड़े सीपीयू साइकिल्स। लेकिन इनका जो डोमेन है काम करने का कुछ अलग है। ये यूज किए जाते हैं साइंटिफिक कैलकुलेशंस में। तो ऐसी कैलकुलेशन जो आप नॉर्मल कंप्यूटर्स में नहीं करा सकते, क्योंकि नॉर्मल कंप्यूटर उनके लिए बहुत स्लो होंगे। जैसे वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है, या फिर सैटेलाइट ट्रैकिंग है, मिसाइल ट्रैकिंग है डिफेंस सिस्टम्स में। तो ऐसे कामों को करने के लिए अगर आपने साइंटिफिक सिमुलेशन करनी है, तो ऐसे काम के लिए शायद आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर शायद उतने पॉपुलर चॉइस ना हो, बट सुपर कंप्यूटर उस काम के लिए रहते हैं। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स में, कि आपके साइंटिफिक जो सुपर कंप्यूटर्स है, ये आपके साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए यूज होते हैं, और मेन फ्रेम जो है ये बहुत बड़े डाटा को हैंडल करने के लिए यूज होते हैं। तो जैसे ये आपके IBM का ब्लू जीनी है सुपर कंप्यूटर, तो देखने में भी आपको वैसे ही लगेगा जैसे कि मेन फ्रेम है, लेकिन इनका पर्पस अलग है। फिर आपके पास एक और कैटेगरी है आज की डेट में, हम क्वांटम कंप्यूटर्स बोलते हैं। अभी भी डेवलपिंग फेज में है। रिसेंटली गूगल ने डेमोन्स्ट्रेट किया था कि उन्होंने क्वांटम कंप्यूटर्स अचीव कर लिए थे, बना लिए थे। तो ये कंप्यूटर्स क्या है? ये स्पेशल क्वांटम मैकेनिक्स लॉ यूज करते हैं कैलकुलेशन के लिए। और ऐसा माना जाता है कि क्वांटम कंप्यूटर जो है, वंस ये अगर आप बना लेते हो, तो कुछ एक टास्क के लिए, मैं बोल रहा हूँ कुछ एक टास्क के लिए, इनकी कैलकुलेटिंग पावर जो है हमारे एग्जिस्टिंग सुपर कंप्यूटर से बहुत 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 ज्यादा होने वाली है। एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि क्वांटम कंप्यूटर्स जो हैं सुपर कंप्यूटर से बिल्कुल फास्ट होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर्स उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जिसके क्वांटम सॉल्यूशन अवेलेबल है, उस टास्क को बहुत ही फास्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू एनी सुपर कंप्यूटर्स। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें शायद कोई क्वांटम सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, तो इनकी परफॉर्मेंस जो हमारे डेस्कटॉप से भी बुरी हो सकती है। तो डी वेव आपके पास एक कंपनी है जो शायद गूगल के साथ मिलके काम कर रहे थे ये क्वांटम कंप्यूटर्स बनाने के। बहुत सारी कंपनीज वैसे भी डेवलप कर रही है क्वांटम कंप्यूटर्स। वी हैव टू सी कि कैसे ये पैन आउट होते हैं और कैसे आपको मिलता है क्वांटम कंप्यूटर, और किस तरीके से ये उन पर्टिकुलर टास्क को ये टैकल कर सकते हैं। तो ये तो कैटेगरी थी आपके पास जिसमें हम उसकी कंप्यूटेशनल पावर और मेमोरी साइज को देख रहे थे। एक और कैटेगरी है जहां पे हम कंप्यूटर्स को डिवाइड कर सकते हैं कि वो किस तरह के डाटा पे काम करते हैं। तो आपके पास 3 कैटेगरीज हैं उसमें। फर्स्ट कैटेगरी आपके पास है डिजिटल कंप्यूटर, सेकंड है एनालॉग कंप्यूटर, और तीसरी है हाइब्रिड कंप्यूटर।
तो ये जो कैटेगराइजेशन है ये बिल्कुल एक ही फैक्ट पे है कि कंप्यूटर किस डाटा पे काम करता है। तो आपके पास सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। ये वो कंप्यूटर हैं जो डिजिटल डाटा को प्रोसेस करते हैं। डिजिटल डाटा जो है बेसिकली डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट का मतलब है कि इसमें इंटरमीडिएट वैल्यूज नहीं होती है। तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल अगर 1 है और दूसरा डाटा 2 है, तो इन दोनों के बीच में कोई फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं होंगी, 1.1 1.2 या 1.11, तो ऐसी वैल्यूज को हम डिस्क्रीट वैल्यूज बोलते हैं। तो डिजिटल डाटा जो होता है वो एक्चुअली में डिस्क्रीट वैल्यूज होती है। तो नॉर्मल कंप्यूटर्स आपके जितने भी हैं वो सारे सारे डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं। फिर आपके पास एक एनालॉग कंप्यूटर रहता है। एनालॉग कंप्यूटर ऐसे डाटा पे काम कर सकता है जिसमें इनफाइनाइटली बहुत ज्यादा इंटरमीडिएट वैल्यूज हो सकती है। तो अगर आपके पास एक डाटा 1 है, दूसरा 2 है, तो उसके बीच में इनफाइनाइटली मेनी इंक्रीमेंट्स सेट ऑफ डाटा जो है एग्जिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके पास अगर आपने किसी सर्किट में करंट के फ्लो को मेजर करना है, तो आप उसके लिए एक एनालॉग कंप्यूटर यूज कर सकते हो, बिकॉज वो उस फ्रैक्शन वाले डाटा को भी कैलकुलेट कर सकता है। फिर आपके पास तीसरी कैटेगरी है हाइब्रिड कंप्यूटर। इसमें ये एक्चुअली इन दोनों कैटेगरी का कॉम्बिनेशन है। तो जो कंप्यूटर है वो डिजिटल डाटा पे भी काम कर सकता है और एनालॉग डाटा पे भी काम कर सकता है एक साथ। तो जैसे आपका ईसीजी मशीन्स होती हैं आपके पास, जो आजकल एडवांस हॉस्पिटल्स में लगाई जाती है, वो इस तरह का कंप्यूटर होता है। तो ईसीजी जो हार्ट बीट मेजर की जाती है और जो डाटा है उसको फिर आप कन्वर्ट करते हो एक दूसरे के बीच में, तो दैट इज बेसिकली हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये कैटेगरी थी आपके पास। फर्स्ट कैटेगरी थी स्पीड और कंप्यूटेशनल पावर पे, और दूसरी कैटेगरी थी आपके पास कि किस तरह के डाटा पे आपके कंप्यूटर काम करता है। एक और प्रेजेंटेशन है, मैं चाहता हूं कि उसको भी आप एक बार देख लो। ये प्रेजेंटेशन जो है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये प्रेजेंटेशन बेसिकली आपके सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, पर चलो मैं चाहता हूं कि आप इसको एक बार जरूर देख लो। तो ये आपके पास है टाइप्स ऑफ प्रोसेसर्स। आप जनरली देखोगे कि कंप्यूटर साइंस में आपको डील करना पड़ेगा आने वाले टाइम में भी, कि आपको थोड़ा बहुत पता रहना चाहिए कि कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर्स में कितने तरह के प्रोसेसर्स होते हैं, उनकी कैटेगरी क्या क्या है, और थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताना चाहूंगा मैं आपको कंप्यूटर प्रोसेसर्स की। ये इंपॉर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है, तो जनरली सोसाइटी की एक परसेप्शन बन जाती है आपके बारे में कि आप कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, और कभी ना कभी वो आपसे एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप वो एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लायक बन जाओ। ऐसा ना हो कि कोई आपसे पूछे और आपको उसके बारे में बिल्कुल भी पता ना हो। तो ये जो टॉपिक है ये सिलेबस से ज्यादा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा है। तो आपके पास प्रोसेसर्स हैं। प्रोसेसर्स क्या होते हैं? प्रोसेसर आपके ब्रेन होते हैं सीपीयू के। तो यही वो यूनिट है जो आपकी कैलकुलेशन को परफॉर्म करती है, और ये बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है आपके सीपीयू का। थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता देता हूँ। सबसे पुराना सीपीयू जो मुझे दिमाग में आया था वो था इंटेल 4004, और 1971 में इसको बनाया गया था। इंटेल का पहला सीपीयू था 750 किलो हर्ट्स की स्पीड वाला। नोटिस करेंगे आप कि इसकी स्पीड जो है किलो हर्ट्स में है। आई डोंट थिंक कि आप लोगों ने कोई ऐसा प्रोसेसर सुना होगा जिसकी स्पीड किलो हर्ट्स में होगी, क्योंकि हम आजकल बात ही गीगाहर्ट्ज की करते हैं। 4 बिट कैलकुलेशन कर सकता था, दैट मीन्स एक साथ ही 4 बिट पे कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता था। उसके बाद इंटेल की 8008 फैमिली स्टार्ट हुई, और ये काफी पॉपुलर फैमिली थी। मैं आपको जैसे आप देखते जाओगे, ये 800 किलो हर्ट्ज का था और 8 बिट कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता था। तो 8 बिट मतलब कि ज्यादा बड़े डाटा पे काम कर सकता था। तो लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा है आपके पास वो रहा है इंटेल 8086। ये बहुत ही पॉपुलर चिप था इंटेल का। अगर आप देखोगे इसकी स्पीड 10 मेगाहर्ट्ज, अब हम मेगाहर्ट्ज की बात कर रहे हैं, 16 बिट की कैलकुलेशन कर सकता था। और ये वो फैमिली थी जो बेसिकली इंटेल का जो आर्किटेक्चर है 32 बिट का, जिसको हम अब x86 बोलते हैं, x86। तो x86 को इसी फैमिली को एक्सटेंड किया गया था। तो x86 जो है बहुत ही पॉपुलर आर्किटेक्चर था, और ये जो प्रोसेसर था ये भी बहुत ही पॉपुलर प्रोसेसर था। अब थोड़ा सा चलो मैं उसके बाद की, वैसे तो बहुत सारी कंपनीज रही हैं, मैं एक छोटी सी एक राइवलरी के बारे में बात करना चाहूंगा। आप देखोगे कि हमारे
हमारे वर्ल्ड में सिर्फ 2-4 कंपनीज ही हैं जो एक्चुअली में प्रोसेसर मैन्युफैक्चर करती हैं, और उसमें भी जो डेस्कटॉप के आपके पास कंप्यूटर्स हैं वो एक्चुअली में 2 ही कंपनियां हैं जिनका सबसे बड़ा शेयर है। एक आपके पास है इंटेल और दूसरा आपके पास है AMD। और ये दोनों के दोनों जो आपके पास कंपनीज है, ये दोनों आपस में है ना एक बहुत बड़े, आप बोल सकते हो वॉर की तरह, है ना, अपने प्रोडक्ट को लाइन अप करते रहे हैं। मैं एग्जैक्टली अगर आपको याद दिला, अगर आप जानते नहीं हो तो 2003 के अराउंड बहुत ही स्टिफ कंपटीशन था। इंटेल वाले पेंटियम 4 सीरीज निकाल रहे थे, AMD वाले कुछ और सीरीज निकाल रहे थे, तो एक बहुत अच्छा वॉर चल रहा था। और जनरली मैंने देखा है कि जब आपके पास 2 कंपनियां compete करती हैं तो सबसे ज्यादा बेनिफिट जो कंज्यूमर को होता है। तो अगर आपको नहीं पता, मैं आपको बता दूं कि इंटेल और AMD से पहले एक और कंपनी थी जो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग में थी, और वो थी मोटरोला। मोटरोला सबसे पहली कंपनी थी जिन्होंने 32 बिट का प्रोसेसर बनाया था। बाद में फिर इंटेल और AMD दोनों ने बनाए थे, बट मोटरोला ने बनाना बंद कर दिया। AMD वालों ने सबसे पहले 64 बिट कंप्यूटर्स को बनाना शुरू किया था 2000 से 2005 में। AMD ने कम्प्लीटली डोमिनेट किया था इंटेल के ऊपर। तो उस दौरान अगर आप देखो AMD की जितनी भी सीरीज थी, उन्होंने 64 बिट कंप्यूटिंग से वो इंटेल के ऊपर पूरी तरह डोमिनेटेड थे। कब तक? जब तक इंटेल ने अपनी कोर सीरीज शुरू नहीं की। तो जैसे इंटेल ने कोर सीरीज शुरू कर दी तो AMD और दूसरे हमारे मैन्युफैक्चरर जो थे वो एक से ज्यादा CPUs बनाने लगे, जिनको मल्टी कोर CPUs बोलते थे। जनरली आपके पास जो CPU रहते हैं उसमें एक ही प्रोसेसिंग यूनिट होती है, पर अगर आप एक से ज्यादा प्रोसेसिंग यूनिट बना दो तो आप ज़्यादा डाटा प्रोसेस कर सकते हो। इसको हम मल्टी कोर प्रोसेसर कहते हैं। तो आज की डेट में आपने देखा होगा कि हमारे जो मोबाइल जो आते हैं वो भी मल्टी कोर CPU यूज़ करते हैं, डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, है ना। तो हमारे पास जो सीरीज हैं, आप देखोगे कि प्रोसेसर कैसे बड़े हैं। पहले 8 बिट के प्रोसेसर होते थे, फिर 16 बिट के प्रोसेसर हुए, फिर 32 बिट के प्रोसेसर हुए, फिर 64 बिट के हुए, उसके बाद डुअल कोर हो गए, फिर क्वाड कोर, फिर ऑक्टा कोर। तो आप देखोगे कि जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से शिफ्ट होती रही है, और कंज्यूमर को इसमें बेनिफिट मिलता रहा है। कंज्यूमर को बेटर प्रोडक्ट मिलते रहे हैं जब तक 2 कंपनियां जो आपस में है ना compete कर रही थी। जनरली हम CPU की परफॉर्मेंस नापने के लिए बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। 3D मार्क उनमें से एक सॉफ्टवेयर है। तो ये आपके CPU की परफॉर्मेंसेस बताता है, और आप इसमें आप चेक कर सकते हो कि आपका जो CPU है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो एक तरीके से आपको पता लग जाएगा कि दोनों कंपनियां जो है आपको एक लाइनअप प्रोड्यूस करती है CPU की। अगर आपको बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, जनरली वो आपके पास काफ़ी महंगे होते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा बजट में चाहिए तो आप थोड़े से छोटे कम पावरफुल CPUs ले सकते हो। थर्ड आपके पास एक और कैटेगरी है, हम इनको ग्राफिक कार्ड्स कहते हैं या फिर ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ये स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर्स हैं और ये ग्राफिक्स को प्रोसेस करते हैं। इनका काम सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स कैलकुलेशन करना है। तो जितने भी आपके पास हम बोल सकते हो टास्क है जिसमें 3D मॉडलिंग है या फिर गेमिंग है, तो वहाँ पे ये जो आपके पास यूनिट्स हैं ये बड़े ही काम की रहती है। और एक से भले 2, अगर आपके पास ऐसे सिस्टम भी है जहाँ पे आप एक से ज़्यादा GPUs को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, तो डबल द प्रोसेसिंग पावर आपके ग्राफिक्स परफॉर्मेंस के लिए। तो ग्राफिक कार्ड को क्यों यूज किया जाए? जनरली आप देखोगे कि जब ग्राफिक कार्ड्स की बात आती है तो ये बहुत ही फास्ट होते हैं ग्राफिक कैलकुलेशन में। और सबसे बड़ी बात कि आप देखोगे कि जहां हमारे डेस्कटॉप जो है शायद ऑक्टा कोर या उससे ज़्यादा 10 कोर 12 कोर से ज़्यादा नहीं बढ़ पाए, हमारे जो ग्राफिक्स कार्ड है वो अब बहुत ही ह्यूज नंबर ऑफ कोर्स कैरी करते हैं, 500 से ऊपर, 1000 से भी ऊपर, क्योंकि इनकी नेचर इस तरीके की है कि आप मल्टीपल कोर्स को यूटिलाइज कर सकते हो। तो अगर आप ग्राफिक कैलकुलेशन की बात करोगे तो नॉर्मल CPU से ग्राफिक कार्ड जो है बहुत 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 फास्ट होते हैं। तो अगर आपने 3D रेंडरिंग करनी है या 3D एनिमेशन सीखना है तो ग्राफिक कार्ड होना बहुत जरूरी है। एक और आपके पास कंपटीशन रहा है, वो रहा है मोबाइल प्रोसेसर्स में।
तो आर्म आपके पास एक कंपनी है जिसको एडवांस रिस्क मशीन बोलते हैं। तो ये वो कंपनी है जो वो टेक्नोलॉजी क्रिएट करती है जो मोबाइल प्रोसेसर में यूज होती है। सबसे मजेदार बात यह है कि आर्म अपने आप कोई प्रोसेसर डिजाइन नहीं करती, लेकिन इसकी जो टेक्नोलॉजी है उसको दूसरे प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर जो है यूटिलाइज करते हैं, जैसे कि सैमसंग हो गए, क्वालकॉम हो गए, तो वो इनकी टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करते हैं और ये बहुत ही पावरफुल सीपीयूज बनाते हैं, स्पेशली मोबाइल सिस्टम्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे पावर कंजप्शन जो है बहुत ही बड़ा क्राइटेरिया होता है। तो जनरली जो है दूसरे कंपनी जो है इनकी टेक्नोलॉजी को लाइसेंस करते हैं मोबाइल प्रोसेसर के लिए। तो बेसिकली आपने देखा कि ये जो मैंने आपको जो लाइनअप बताया था सीपीयूज का, तो जनरली आप देखोगे कि सीपीयू टेक्नोलॉजी भी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है और हम काफ़ी आगे आ चुके हैं 8 बिट के सीपीयू से आज के मोबाइल सीपीयूज तक। और जनरली मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे जैसे आपके पास कंपटीशन रहता है टेक्नोलॉजिकल कंपनीज में, सबसे बड़ा बेनिफिट जो कंज्यूमर को होता है। तो बेसिकली ये कंक्लूड करता है इंट्रोडक्शन टू योर कंप्यूटर्स एंड प्रोसेसर्स। अगर आपको इसके बारे में कोई भी डाउट हो तो काइंडली आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।